बताओ भाई। विक्की, यस त्रिशा, सर। बोलो भाई। सर और नहीं पता सर। त्रिशा, शुभम, त्रिशा, शुभम, जल्दी बताओ, और कुछ बचा है? स्केलेटल सिस्टम का और क्या काम होगा? CNS तक पहुंचाने के लिए। क्या चीज? क्या चीज पहुंचाएगा सीएनएस तक? बोलो बोलो बोलो, बोलो ना बेटा, घबराते क्यों? गलत ही बोलोगे, उससे ज्यादा क्या होगा? ब्रीथिंग एंड हियरिंग, अब एक एक करके देखते हैं। बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। भाई देखो, मेनली जो है बॉडी का मूवमेंट जो रहता है वो मसल्स के कारण होता है, लेकिन है ना, मेनली अगर ध्यान रखना बेटा, अगर किसी के बॉडी में बोन नहीं है तो क्या उसका बॉडी का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? तो भाई रिंकी, नहीं हाँ होगा। रिंकी, सर है हो सकता है। स्नेल, अर्थवर्म, मालूम है स्नेल, अर्थवर्म है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बोन नहीं होता है, फिर भी बॉडी का मूवमेंट होता है। तो मेनली बॉडी के मूवमेंट के लिए मूवमेंट जो होता है वो बोन के कारण नहीं होता है ना, मसल के एक्शन के कारण होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है। लेकिन बोन जो रहता है वो मसल के साथ अटैच रहता है, तो मसल जो रहता है वो बोन को मूव कराता है। तो हमारे बॉडी में अगर हम देखें तो हम सिर्फ मसल के द्वारा मूव नहीं करते हैं, हम जो है वो बोन का हेल्प लेते हैं, लेकिन इसमें मेनली जो मूवमेंट कराता है वो मसल करता है। ठीक है, तो बॉडी के मूवमेंट जो रहता है वो मसल के द्वारा बोन से ये काम करवाया जाता है, तो बोन इसमें हेल्प करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। बॉडी फॉर्म एंड शेप की बात अगर करें तो भाई सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी का शेप कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा बोनी स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये अलग बात है, लोग खुद खाते पीते हैं, बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है, वो एक अलग चीज है ना। तो बट अगर हम नॉर्मली देखें तो बॉडी का शेप जो रहता है वो बोन का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। भाई हमारा फेस ऐसा है ना, अगर वही हम देखें तो कुत्ते बिल्लियों का जो फेस होता है वो अलग होगा, है क्यों? क्योंकि उसका बोन वैसा है ना। चलो, देन उसके बाद अगर हम देखें ऑर्गन का प्रोडक्शन, तो जितने डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, हार्ट हो गया, लंग हो गया, ब्रेन हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, और भी जितने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उन सब का प्रोडक्शन में बोन काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, जैसे ब्रेन को अपन ब्रेन बॉक्स में डाल के रखे हैं ताकि इस पे कोई चोट ना पहुंचे। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब आपको मालूम है कि बोन जो रहता है उसके अंदर लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बोन मैरो में ये बनता है। तो बोन मैरो कहाँ होगा भैया? बोन में ही होगा। मसल अटैचमेंट, बोन जो रहता है वो मसल अटैचमेंट का साइट होता है, क्योंकि मसल अटैच होगा और बोन को क्या करेगा, वो एक से दूसरी जगह लेके जाएगा, है ना। तो बोन को मूव कराता है मसल, क्योंकि मसल के अटैचमेंट के लिए बोन में बहुत से सारी जगह बहुत सारे साइट्स होते हैं मसल अटैचमेंट। मिनरल रिजर्वायर, है ना। तो ये भी मैं पहले बहुत बता चुका हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने बताया था कि बोन जो रहता है कैल्शियम का बहुत बड़ा रिजर्वायर है, स्टोर हाउस है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम आयन हमको 24/7 चाहिए, सांस लेने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। ठीक है, क्यों बताओ, कौन बताएगा? सांस लेने के लिए भी हमको कैल्शियम चाहिए, क्यों? बोलो भाई। रिब्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें लगता है कैल्शियम। हाँ भाई, थोरेसिक केज का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, और मैंने बताया है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम।
की जरूरत होती है, और कैल्शियम के बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। नर्व इम्पल्स कंडक्शन में मैंने बताया कैल्शियम की जरूरत होती है। जो क्या बोलते हैं, प्रीसाइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, एसिटिल कोलिन के जो वेसिकल होते हैं, एसीएच वेसिकल्स, उसको रप्चर करने के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। तो कैल्शियम तो हमको 24/7 चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। बट हम 24/7 कैल्शियम को खाते नहीं हैं, तो हमको क्या है, जब जरूरत होती है तो बोन से हम कैल्शियम को निकाल लेते हैं। इसी खुशी में बताओ कि बोन से कैल्शियम को ब्लड तक लाने का काम कौन करता है? कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता, कौन है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। तो क्लियर हो गया, मिनरल रिजर्वायर ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस है कैल्शियम का। देन ब्रीथिंग एंड हियरिंग। अब आपको मालूम है बेटा, ब्रीथिंग ब्रीथिंग में कैसे ये हेल्प करेगा? मूवमेंट ऑफ रिब्स केज। मूवमेंट ऑफ रिब केज के द्वारा, है ना। आपको मालूम है कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े हैं, रिब्स जो रहता है वो कैसे होगा, डॉर्सो वेंट्रल क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर रिब्स का मूवमेंट होता है, जिसके कारण थोरेसिक केज के अंदर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो फिर लंग को एक्सपांड होने के लिए जगह मिलता है, तो उससे क्या होता है, एयर अंदर बाहर होता है। फिर जैसे रिलैक्सेशन होगा, लंग को दबाया जाएगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा और एयर एटमोस्फियर में जाता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसीलिए भाई थोरेसिक केज के कारण ही तो लंग्स दब रहा है, फिर उसको खाली जगह मिल रहा है तो एयर अंदर जा रहा है, तो इसीलिए ब्रीथिंग में हेल्प करता है रिब केज के बाद। तो रिब केज किससे बनता है? बोन से बनता है। हियरिंग में कैसे हेल्प करता है, कौन बताएगा? अभी नर्वस सिस्टम में पढ़े थे हम लोग। चलो पूजा साहू बताएगी, बता बेटा। बोन्स हमको हियरिंग में कैसे मदद करते हैं, सुनने में, आवाज को सुनने में बोन का कितना बड़ा रोल है? बताओ भाई, संस्कृति। सर ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स, है ना। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स जो रहते हैं, मैलियस इनकस स्टेपिस, याद आ रहा है आप लोगों को, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या करता है बेटा, साउंड वेव को एम्पलीफाई करके इंटरनल ईयर तक पहुंचाता है ना। क्लियर हो रहा है ये, है ना। ब्रीथिंग हियरिंग में कैसे हेल्प करता है बोन। तो अगर बोन को हटा दे तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी हमारा जो इंटरनल ईयर होता है ना, हमारा जो इंटरनल ईयर होता है वो कौन किसके अंदर होता है भाई? बोनी लेब्रिंथ के अंदर होता है ना। बोनी लेब्रिंथ के अंदर होता है। तो बोनी लेब्रिंथ के अंदर फ्लूइड फ्लो होता है ना, पेरिलिम्फ, याद है आप लोगों को ईयर का? क्यों, याद है कि नहीं अभी आर्ची? Yes, याद है। चलो, तो ये तो फंक्शन हो गया, बेसिक बेसिक सा हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन हो गया। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा, माया क्लास में बेटा वो एंटर ही नहीं कर रही है, वो एंटर नहीं हो रही है, वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है मुझे। उसको फिर से साइन आउट करके साइन इन करने बोलो। इसीलिए ना बेटा, पहले से ही करना चाहिए आप लोग को। मैं 5 मिनट पहले ही विंडो ओपन कर लेता हूँ जूम का, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर भी 10 मिनट तक अपन देखते हैं। तो एकदम टाइम पे करोगे तो क्या, अगर कुछ टेक्निकल इश्यू होगा तो वो सब हो जाता है। उसको बोलो मैसेज करके कि मैं कंटिन्यू देख ही रहा हूँ, वैसे साइन आउट करके फिर से साइन इन करे। चलिए, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से ना शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। चलो, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा होता है बेटा एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और एक होता है हमारा एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब नाम से समझ आ रहा है एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होता है?
बताओ भाई। तो बताएगा शुभम, एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होता है भाई? ऐसा हार्ड टिश्यू, ऐसा हार्ड पार्ट जो बॉडी के बाहर दिखता है, जैसे नेल्स हो गया, हेयर्स हो गया, है ना? तो ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन है। अच्छा, गाय का सिंग वगैरह जो होता है वो सब क्या होता है? एंडोस्केलेटन है कि एक्सोस्केलेटन है? एक्सो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, हाँ, एंडोस्केलेटन क्या होगा? जो बॉडी के अंदर पाया जाएगा। तो ह्यूमन में जो एंडोस्केलेटन होता है वो हम दो टाइप से पढ़ते हैं। क्या क्या? दो तरीके से पढ़ते हैं। क्या क्या बोलो? एक एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूं। बेटा माया, जल्दी एंटर किया करो ताकि टेक्निकल इशू हो तो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन हो समय का। यस सर। ऑनलाइन में भी आप लोग अगर ऐसा लेट से आओगे तो फिर क्या मतलब? चलो, तो एक्सियल स्केलेटन जो रहता है बेटा, इसको कैसे हम देखते हैं? एक्सियल और एपेंडिकुलर को कैसे देखते हैं? एक्सियल का मतलब होता है बिल्कुल बीच से जो भी हम बॉडी का पार्ट देख रहे हैं वो सब एक्सियल है। जैसे छोटा सा मैं डायग्राम बना के बताऊं अगर, है ना, ये ऐसा, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसको मैं अगर सेंटर से अगर मैं लूं इसको ऐसा, ठीक है, तो ये सेंटर वाला जो पार्ट रहता है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को ऐसा, सॉरी ये लाइन गलत है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन। तो इससे जुड़ा हुआ जो पार्ट होगा वो एपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये एक्सियल से जुड़ा हुआ क्या क्या है भैया, बताओ क्या क्या है? हेड, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, नहीं, ये एक्सियल के अलावा और क्या क्या है? हाथ दिख रहा है, फोरलिम्स, हैंड नहीं बोलते हैं, फोर लिम बोलते हैं, और हैंड लिम बोलते हैं, ठीक है। दैट इज फोर लिम एंड हैंड लिम। पॉलिटिकल टर्म में अपन बात करेंगे तो फोर लिम एंड हैंड लिम, ठीक है, हाथ और पैर। और हाथ और पैर जो रहता है वो इस एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़ा हुआ है? तो वो भी हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा। तो हाथ और पैर, जैसे ये दोनों हाथ है और ये दोनों पैर है, इस एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़ा है? तो अपन एक छोटा सा देखते हैं कि भाई ये एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो ये हेड है पूरा स्कल आ गया, स्कल, ये पूरा स्कल आ गया हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये स्कल आ गया। अब स्कल जो रहता है किसके ऊपर रेस्ट किया हुआ है? बोलो किसके ऊपर रेस्ट किया हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के ऊपर रेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के ऊपर रेस्ट किया हुआ है। अब ये जो वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, इससे एक थोरेसिक केज का और जो पार्ट होता है, क्या बोलते हैं भैया हम उसको? रिब्स, रिब्स। ये रिब्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में, ठीक है, ये रिब्स जुड़े हुए हैं, कॉलर बोन है। चलो, अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो हाथ है और ये जो पैर है इस एक्सियल स्केलेटन से कैसे जुड़े हुए हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि डायरेक्टली हाथ या पैर जो है वो रिब या फिर वर्टिबल कॉलम से डायरेक्टली तो नहीं जुड़े रहते हैं। तो कोई ना कोई इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होगा इनके बीच में, जिसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पर हाथ को एक्सियल स्केलेटल के साथ में जोड़ने के लिए क्या है हमारे पास? पेक्टोरल गर्डल। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये जो हाथ है इसको इस एक्सियल स्केलेटल के साथ में जोड़ने के लिए क्या है हमारे पास? ये ऐसा पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा पूरा डायग्राम के साथ में।
देन उसके बाद ये जो पैर है इसको इस एक्सेल स्केलेटन मेनली, अगर मैं बात करूं कि पैर जो है वो एक्सेल स्केलेटन से किससे जुड़ता है, तो वो वर्टिबल कॉलम के थ्रू जुड़ता है। तो वर्टिबल कॉलम और ये जो हमारा पैर है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो यहाँ पर पेल्विक गर्डल होता है। ये पैर हो गया, ये ऐसा हमारा पेल्विक गर्डल, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। पेल्विक गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल हो गया, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो ये पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ये सब किसमें आ जाएगा भैया? जॉइंट्स, एपी Appendicular skeleton. ये एक्सिल में आएगा, एपेंडिकुलर में आएगा? Appendicular. एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो एक्सेल स्केलेटन में और क्या क्या आएगा उसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप खुद ही देखो, पहले एक्सेल स्केलेटन में क्या आएगा बताते जाओ। सबसे पहले तो दिख रहा है बेटा स्कल, है ना। अब स्कल में क्या क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। देन स्कल के बाद क्या दिख रहा है आपको? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिबल कॉलम दिख रहा है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। देन उसके बाद और क्या दिख रहा है? थोरैसिक केज, तो थोरैक्स दिख रहा है ना। थोरैक्स, इसको इस हिस्से को थोरैक्स बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का थोरैक्स होता है। हमारा जो ये चेस्ट वाला रीजन होता है इसको हम चेस्ट नहीं बोलते हैं बायोलॉजिकली टर्म में, इसको थोरैक्स बोला जाता है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब, ठीक है, फोर लिम्ब, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो थोरैक्स में क्या क्या आएगा आप देख सकते हो, बताओ थोरैक्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या आता है बेटा? रिप केस, हाँ, रिब्स आएगा, और कॉलर बोन, कॉलर बोन जो रहता है वो नहीं आता है बेटा, है ना, स्टर्नम। क्योंकि कॉलर बोन जो होता है वो पेक्टोरल गर्डल को एक्सेल स्केलेटन से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो क्या क्या आ गया थोरैक्स में? रिब्स आ गया, जिसका डायग्राम हम बाद में देखेंगे। रिब्स आ गया एंड स्टर्नम आ गया, ठीक है। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम क्या होता है बेटा? Ventral depth heart. हाँ, वेंट्रल फ्लैट बोन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये एक स्कल है, ठीक है, ये हो गया ऐसा। चलो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप का ऐसा हार्ट नहीं है ये, ऐसा रिब्स रहेगा यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ हमारा जो कॉलर बोन है वो रिब्स से ही, स्टर्नम से ही ज्वाइन होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, जहां आप यहाँ ऐसे टच करते हुए यहाँ तक आएंगे, जो एंड खत्म होता है वो हमारा इसका कोनिकल पार्ट होता है। किसका किसका क्या है ये? Sternum. स्टर्नम। स्टर्नम का 3 पार्ट होता है ना। फर्स्ट मेन बॉडी एंड लास्ट में जिफॉइड, ठीक है, मेनुब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड। तो ये अब ये स्टर्नम से क्या क्या जुड़ेगा इसको ध्यान से समझना। तो जितना भी रिब है, ये रिब है, ये इससे जुड़ेंगे, ठीक है, ये रिब इससे जुड़ेंगे। अब मैंने आपको ये बताया कि हमारा हाथ जो है वो पेक्टोरल गर्डल से जुड़ेगा। पेक्टोरल गर्डल जो रहता है वो जो है किससे कनेक्ट होगा? एक्सेल स्केलेटन में। तो एक्सेल स्केलेटन में हमारा ये स्टर्नम आ गया, रिब्स आ गया, स्कल आ गया। अभी हम लोगों ने देखा स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैक्स, रिब, स्टर्नम, ठीक है। तो अब ये स्टर्नम से कॉलर बोन आके जुड़ेगा, ऐसा कॉलर बोन ऐसा जुड़ेगा, ठीक है, ये रफ डायग्राम है। कॉलर बोन आके जुड़ेगा। अब इस कॉलर बोन से जो है हमारा पेल्विक गर्डल जुड़ेगा। इसका डायग्राम अपन बाद में देखेंगे जब वो पार्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये ऐसा कॉलर बोन जो रहता है इससे इसमें नहीं आता है, क्योंकि मेनली कॉलर बोन जो रहता है स्टर्नम से आके जुड़ता है, मतलब एक्सियल पार्ट ऑफ द स्केलेटन से आके जुड़ेगा कॉलर बोन। और कॉलर बोन जो रहता है वो फिर किससे जुड़ेगा? पेक्टोरल गर्डल से, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल से हमारा क्लेविकल से जाके जुड़ेगा, और
क्लेविकल जो पेक्टोरल गड है, पीछे जो ऐसे आप लोग ऐसा नॉच देखते हो यहाँ पर, ठीक है, शाबाशी जो मिलता है हड्डी में, ये जो रहता है ये किससे जुड़ेगा, ये हमारे हाथ से जुड़ेगा। तो ये सब हम आगे स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, मैं एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो, तो स्कल में क्या क्या आएगा, अब ये स्कल में क्या क्या आएगा, स्कल में क्या क्या आएगा बताओ। क्रेनियम बोन, ठीक है, क्रेनियम बोन आएगा, और फेशियल बोन, ठीक है, फेशियल बोन, ईयर ऑसिकल, लेकिन बेटा, हाँ लेकिन क्या होता है कि जो ईयर ऑसिकल है एंड हायोइड बोन, ये दो बोन भी हमारे हेड रीजन में ही होता है, स्कल में ही होता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि स्कल में कितने बोन होते हैं, तो फेशियल बोन बस दिया हुआ है इतने होते हैं, और क्रेनियम बोन इतने हैं, ऐसा दिया गया, दैट इज ये 8 और ये 14, तो टोटल मिला के कितना हो गया 22 है ना। फिर जो हमारा हायोइड बोन है और हमारा ईयर ऑसिकल्स, दैट इज 3 + 3 + 1, 7 बोन को अलग से काउंट किया जाता है, लेकिन उसको भी हम पार्ट ऑफ द स्कल मानते हैं। तो अगर कायदे से देखा जाए तो स्कल में एक साथ जुड़े हुए, स्कल में एक साथ जुड़े हुए, मैंने क्या बोला, स्कल में एक साथ जुड़े हुए जो बोन्स हैं वो हमारे 22 होते हैं, 22 होते हैं। लेकिन हायोइड बोन किसी दूसरे बोन के साथ नहीं जुड़ा है, ईयर ऑसिकल भी किसी दूसरे बोन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है ईयर ऑसिकल कैसे है बेटा, इधर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इधर इंटरनल ईयर, इन दोनों के बीच में ऐसा ईयर ऑसिकल्स होते हैं, दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे लटका हुआ रहता है, समझ आ रहा बात, लिगामेंट्स फाइबर्स होते हैं वहां पर अटैचमेंट के लिए, बट वो इन दोनों मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। हायोइड बोन भी हमारा ओरल कैविटी का जो बेस है, मान के चलो ये हमारा मैंडिबल है, ये हिस्से में आपको हायोइड बोन मिलेगा, वो भी किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं रहता है, वो भी फाइबर्स और लिगामेंट से, वो क्या रहते हैं बेटा, मतलब फाइब्रस अटैचमेंट के द्वारा हमारे फेरेंजियल रीजन में वो क्या रहता है, अटैच रहता है मसल स्टिक्स को, और उससे क्या जुड़ा रहता है हायोइड बोन से, बताओ तो, मैं बता चुका हूँ अभी आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, हायोइड बोन, टंग जुड़ा हुआ रहता है, तो भैया मेनली वो मसल और फाइबर के थ्रू ही अटैच रहता है, लेकिन स्कल ये कंप्लीट एक साथ एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो साथ में हम लोग इसी के अंदर और क्या पढ़ लेंगे, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कितना होगा बेटा 3 + 3 एंड हायोइड बोन, इसको मैं अलग से ही लिख रहा हूँ इसे 1 हायोइड बोन, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन का, तो हमारे पास कितना होता है, कितनी हड्डियां होती है हमारी बॉडी में, एक एडल्ट की बॉडी में, नहीं मालूम है क्या, तो सबको मालूम है 206 है ना। तो आप लोगों को 206 हड्डियों का काउंट आना चाहिए, कि 206 हड्डी ऐसे उंगली में गिनने आना चाहिए आप लोगों को। तो स्कल में हो गया शुरुआत। अब देखते हैं बेटा एक्सेल स्केलेटन में कितना बोन इंक्लूड होता है, अपेंडिकुलर में कितना होता है, कौन बताएगा एक्सेल स्केलेटन में कितना बोन आता है, 80 18 की 80, ठीक है। तो बाकी बचा उसका होगा, इसमें कितना आएगा 126 126, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ कितना जोड़ लिए भैया, देखो यहाँ पर स्कल में कितना हो गया, स्कल में कितना हो गया 22 और 6 29 तो स्कल में हो गया। वर्टिबल कॉलम का बोन कितना होता है 26, ठीक है। देन रिब्स कितने होते हैं 12 पेयर्स होते हैं 12 पेयर्स, और इसको और क्या बोल सकते हैं 24, है ना। स्टर्नम कितना होता है 1, जोड़ो तो कितना होगा 26 और 24 तो 50 यही हो गया है, 26 और 24 तो 50 यही हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना जोड़े थे 22 और 7 कितना होता है 29 + 1 29 ये कितना था यहाँ 22 + 6 + 1 कितना हुआ 29 29 प्लस स्टर्नम का 1 कितना हो गया
30 30 और इन दोनों को मिला के 50, कितना हो गया टोटल? 80। ये तो हमको गिनने आ गया है ना? यस सर चलो अब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आएगा? वही हमारा हाथ और पैर, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है, और साथ में कॉलर बोन। चलो तो बताते जाओ, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ज्यादा अभी इसका काम नहीं है, बाद में और डायग्राम अच्छे से बताऊंगा। चलो तो क्या क्या देखेंगे भाई, बताओ क्या क्या आएगा? अपर लिम्ब, लोअर अपर लिम्ब, लिम्ब आएगा, हाँ अपर लिम्ब, और इसी को फोर लिम्ब बोलते हैं। फोर लिम्ब ऐसा चार वाला नहीं, FOUR नहीं, FORE, ठीक है, फोर लिम्ब, ध्यान रखना ये स्पेलिंग। अपर लिम्ब और फोर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? 40 60 30 प्लस 120, कहां से आ गया 120? अपर लिम्ब की बात कर रहा हूँ। 30 प्लस 30, कैसे 30 प्लस 30? क्या क्या बोन होगा इसमें? यहाँ ये कौन सा बोन होगा? ह्यूमरस। ह्यूमरस कितना होगा? एक होता है, ये मैं एक हाथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या रहेगा? रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, 1+1, एक रेडियस एक अल्ना। देन उसके बाद और क्या रहेगा? ये हमारा जो रिस्ट बोन होता है बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्पल। कार्पल कितना होता है? 8 कार्पल होगा, 4 और 4 ऐसे अरेंज रहता है, इधर 4 इधर 4 ऐसे अरेंज रहता है। कार्पल के बाद ये कार्पल है हमारा रिस्ट बोन, कार्पल को और क्या बोलते हैं? रिस्ट बोन, ठीक है। तो इसके बाद ये आप लोग देख सकते हो, ऐसा ये जुड़ा हुआ है, ऐसा ये हड्डी जैसे दिख रहा है मेरा, एक्चुअल में ये कॉर्ड है, फाइब्रस कॉर्ड है ना, बोन नहीं है, बोन अंदर है, ठीक है, बट ये उसका कॉर्ड दिख रहा है ऐसा। तो ये क्या है भैया? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल 5 होंगे, ठीक है। देन उसके बाद फेलेंजेस, उंगलियों को क्या बोलते हैं? फिंगर्स को क्या बोलते हैं? फेलेंजेस बोलते हैं। ऐसे नहीं कि रिस्ट बोन, उसके बाद का बोन, फिर ये उंगलियां, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फेलेंजेस कितने होंगे? 14 एक उंगली में कितना बोन है? 3। ये देखो 1 2 3, फिर से देखो 1 2 3, समझ आया? 1 2 3, है ना। उसके बाद फिर ये जो है वो इधर मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ है। अब लेकिन 3 4 जा कितना हुआ? 12। और अंगूठे में कितना बोन होता है? 2, एक और एक 2 बस। और ये क्या है? मेटाकार्पल है, ये मेटाकार्पल, ये, ठीक है। चलो तो कितना हो गया? 12 + 2 40। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ो, 30 अरे 3 और 5 3 8, 8 8 16, 16 और 14 30, ऐसा 2 होगा, 2 होगा ना, एक ही हाथ थोड़ी ना, 2 हाथ। चलो ये हो गया 60। देन उसके बाद लोअर लिम्ब, और क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्ब, ठीक है, हाइंड लिम्ब या हिंड लिम्ब, कुछ भी बोल सकते हो। फिर से वही कहानी, थाई बोन, क्या बोलेंगे उसको? फीमर, ठीक है, कितना होगा? थाई बोन, दैट इज 1, ठीक है। देन उसके बाद फीमर के बाद क्या होगा? टिबिया एंड फिब्यूला, 1+1, जैसे यहाँ रेडियस और अल्ना 1+1 था, एक एक, टिबिया एक और फिब्यूला एक। देन उसके बाद क्या होगा? जैसे यहाँ कार्पल था, रिस्ट बोन, वैसे ही वहां पर कार्पल के बदले टार्सल रहेगा, ठीक है, टार्सल्स। कितना रहेगा? 7 8 नहीं होता है, ध्यान रखना, 8 नहीं होता है,
7 होता है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे 7। देन उसके बाद जैसे यहाँ पर कार्पल से मेटाकार्पल जुड़ा हुआ था, वैसे यहाँ टार्सल से मेटा मेटा टार्सल जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितना होगा? 5 5। देन उसके बाद मेटाकार्पल के बाद फेलेंजेस था, तो पैर के भी जो उंगलियां होती हैं उनको भी फेलेंजेस बोला जाता है। ठीक है, तो फेलेंजेस कितने हैं? 14। यहाँ भी 14 ही रहेंगे। दिख रहा है कि नहीं नीचे? यस सर थोड़ा सा, हाँ। चलो, ये फेलेंजेस हो गया, है ना। अब गिनो कितना हो रहा है? 29 हाँ? कितना होगा? 3 और 7 3 10, 10 और 29 29। एक कहाँ गया? 30 होना चाहिए, एक पैर में 30 हड्डियां होती है। एक कहाँ गया है? वो जॉइंट जॉइंट सर। जॉइंट इज नॉट अ बोन, जॉइंट इज मेड बाय बोन। दो बोन से जॉइंट बनता है। और पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल बेटा एपेंडिकुलर स्केलेटन का नहीं है, एक्सियल स्केलेटन। सॉरी, पेल्विक गर्डल जो रहता है वो लोअर लिम्ब का पार्ट नहीं है, वो अलग है। ठीक है, गर्डल से अलग होता है। पटेला बोन, नी कैप, नी कैप समझते हो ना, घुटने में जो नी कैप होता है। ठीक है, नी कैप, पटेला, पटेला और नी कैप 1। ये हो गया टोटल 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 60। कितना हो गया? 60 बोन। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120 120। अभी और कितना बचा है? 6। ठीक है, तो अब और क्या करेंगे? पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में कितना बोन होगा? 2 बोन होगा। ठीक है, पेल्विक गर्डल में 2 बोन होगा, एक इधर, एक हिप बोन भी बोलते हैं इसको। पेल्विक गर्डल और क्या बोलते हैं? हिप बोन, कमर की हड्डी बोलते हैं ना, जिससे हम बैठते हैं। समझ आ रहा बात, है ना। तो ये हिप बोन हो गया 2, एक इधर एक इधर, ऐसा। देन उसके बाद और क्या मिलेगा? शोल्डर बोन हाँ, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, अब पेक्टोरल गर्डल में क्या आएगा? क्लेविकल, क्लेविकल स्कैपुला। क्लेविकल 1+1। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। ठीक है, कॉलर बोन, ये 1+1 मतलब एक इधर एक इधर। देन उसके बाद और क्या दिखेगा इसमें? स्कैपुला, ये जो आप पीछे ऐसा फील करोगे बेटा, एक इधर है एक इधर है हमारा, है ना, स्कैपुला, स्कैपुला। ये कितना रहेगा? 1+1। गिनो कितना हो गया सब मिला के? 126 ये 6 हो गया। पेल्विक गर्डल 2 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, पेल्विक गर्डल 2, पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल 2 एंड स्कैपुला 2, टोटल 6। और ये टोटल हाथ और पैर मिला के 120 हड्डी तो हाथ और पैर में ही हो गया। हुआ? सर वो नीचे का नहीं दिख रहा है, वो नीचे साइड सेकंड। इधर बेटा? हाँ अच्छा, ओके ओके।
ठीक है सर। अब एक एक करके हम बोन्स को समझेंगे बेटा। स्कल में क्रेनियल बोन 8 होते हैं, फेशियल बोन 14 होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। फिर वर्टिबल कॉलम देखेंगे, फिर थोरैक्स का बोन देखेंगे, एक एक का अपन स्टडी करेंगे अब। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका? बोलो सर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। नहीं समझ आया वो एक बार देख लो कि क्या चीज नहीं समझ आ रहा है, फिर मेरे से पूछ लो। 206 हड्डी आपको आना चाहिए, है ना? कौन कौन सा कितने कितना बोन है, ये एकदम बेसिक चीज है ये, इतना सबको मालूम होना चाहिए। हो गया? हटा दूं? Yes, sir. अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा स्कल से। ठीक है, स्कल में हम लोग मेनली क्या क्या बोन देखते हैं? फेशियल बोन एंड Cranial bone. क्रेनियल बोन। ठीक है, क्रेनियल बोन, इसका नंबर ध्यान रखना है। क्रेनियम में 8 होता है, फेशियल में 14 होता है। ठीक है, अब ये क्रेनियम को अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स को, ये क्रेनियम को और क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखना। ये हमारा एक स्कल है, ठीक है, ये एक स्कल दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। है ना? तो ये जो हिस्सा है बेटा, यहाँ से जैसे ये कटा हुआ है ना, जहां से ये दिख रहा है, ये ब्रेन बॉक्स है हमारा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये खुल रहा है खोपड़ी, ये ब्रेन बॉक्स। अब अपन एक एक करके देखते हैं कि ये जो हिस्सा है ये फ्रंटल है। ठीक है, ये हिस्सा फ्रंटल है, ये फ्रंटल है। ठीक है, अब फ्रंटल कहां से कहां तक के, इसको ध्यान से देखना। ये माथा है बेटा, यहां से लेकर के पूरा यहाँ तक ये फ्रंटल है। ये आप लोगों को एक सूचर दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा एक लाइन दिख रहा है। Yes, sir. ये लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ देखो, ये लाइन तो कटा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दिख रहा है सबको, Yes, sir. है ना? Yes, ये sir. फ्रंटल, यहाँ से यहाँ तक फ्रंटल होता है। फ्रंटल सिर्फ ये नहीं है ना? माथा नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक है पूरा। उसके बाद अगर आप पीछे देखोगे तो ये 2 पैराइटल होता है, ये हिस्सा पैराइटल बोन है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है ऐसे बीच में, मांग गए, मांग निकालते हैं ना लोग, तो बीचों बीच ऐसा एक लाइन गया है, दिख रहा है? यस सर। सूचर बोलते हैं। ये क्या है बेटा? ये 2 बोन को जोड़ने का एक कनेक्टिंग होता है, ये सूचर्स बोलते हैं इसको। तो ये पैराइटल 2 बोन हो गया। ठीक है, अब इसके और पीछे जाएंगे अगर हम, तो ये ऑक्सीपिटल होता है हमारा, एकदम आखिरी वाला है। यहाँ पर जैसे मारते हैं ना लोग, ऐसे मार, तो ये ऑक्सीपिटल हो गया। समझ आ रहा है? ये ऑक्सीपिटल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन। ठीक, ये वाला हिस्सा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे है, सूचर गया है, लाइन दिख रहा है किसी को? लाइट से मैं अगर थोड़ा सा ऐसा करूँ, एक लाइन गया, तो ये हमारा टेम्पोरल बोन होता है। एक इधर टेम्पोरल बोन। ठीक है, कितना बोन हो गया? 1 2 3 4 5 6, 2 बोन और बचा है। इसको अगर आप खोल दोगे तो बेस ऑफ द स्कल, क्रेनियम का जो बेस होता है ये, तो यहाँ पर भी कुछ बोन होते हैं बेटा, 2। ठीक है, स्फिनोइड इथमोइड, यहाँ पर भी 2 बोन होते हैं। ठीक है, एक ये बटरफ्लाई शेप बोन दिख रहा है आप लोगों को? ये बटरफ्लाई के जैसे इसका पंख दिख रहा है ऐसा अंदर,
इसको ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ये Yes, बटरफ्लाई sir. है शेप, दिख रहा है आप लोगों को? ये Yes, तितली का sir. बीच का हिस्सा, ये ऐसा बटरफ्लाई का जो विंग है ना? आपको मालूम है इसी के बीच में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये दिख रहा है आप लोगों के यहाँ? छोटा सा, ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा ऐसा फल्ली के दाने जितना जगह है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है? यहाँ पर ये यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, बेस ऑफ द स्कल। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था तो उस समय देखो, मैं पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था तो मैं बताया था बेस ऑफ द स्कल, स्कल का जो क्रेनियम का जो बेस होता है वही पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो ऐसे मिला के क्रेनियम का 8 बोन होता है। और अगर हम देखें फेशियल में ये पूरा बोन है, ये ऑर्बिटल बोन है, ठीक है, नेजल बोन है, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, ऐसा अंदर में भी बहुत सारे बोन्स होते हैं जो नहीं दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? अब यहाँ पर एक दो चीजें आप लोगों को थोड़ा सा इसके थ्रू बताना है कि ये जो हिस्सा है, देखो ये स्कल है। अब स्कल किसी ना किसी के ऊपर तो रखा हुआ होगा, तो किसके ऊपर रखा हुआ रहता है स्कल? Vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रेस्ट करने के लिए इस पूरे स्कल में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, है ना? एग्जाम में आता है ये कॉन्डाइल्स। तो आपको यहाँ पर कहीं कॉन्डाइल दिख रहा है? इधर देखो, ये कॉन्डाइल दिख रहा है, ये हिस्सा Yes, दिख रहा है sir. बेटा? तो ये पूरा का पूरा स्कल ये 2 बोन से बस ऐसा अटैच रहता है। समझ आ रहा बात? 2 बोन, ये 2 कॉन्डाइल। तो ये कॉन्डाइल जो है क्रेनियम के कौन से बोन का पार्ट होगा? Occipital. ऑक्सीपिटल। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, और ये पीछे वाला ये पूरा यहाँ तक के ऑक्सीपिटल है। एक लाइन दिख रही होगी आपको यहाँ पर से ऐसा, ये लाइन, ये ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, तो ये ऑक्सीपिटल बोन है पूरा। समझ आ रहा बात? बेस ऑफ द स्कल तक जाता है। तो ऑक्सीपिटल में ही 2 कॉन्डाइल, कॉन्डाइल मतलब निकला हुआ पार्ट, दैट इज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो इसीलिए ह्यूमंस जो होते हैं हमारे, मेनली मैमल्स जो हैं, जैसे ये 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, 2 कॉन्डाइल्स वाले होते हैं। तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है हमारा, ये एग्जाम में आता है। तो हमारा स्कल किस टाइप का, कितने कॉन्डाइल वाला होता है? 2 कॉन्डाइल वाला होता है, इसलिए हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल या ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। डाइकॉन्डाइलिक, समझ आ रहा बात? रेप्टाइल और बर्ड्स जो होते हैं वो मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, मतलब उनका जो स्कल होता है उसमें एक ही बोन होता है, एक कॉन्डाइल होता है, जो कि उनके वर्टिब्रल कॉलम से उनको अटैच करके रखता है। समझ आ रहा बात? इतना समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ से क्या निकलेगा? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन जो रहता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड इसी हिस्से से बाहर निकलता है ऐसा, और इसके जस्ट नीचे क्या रहेगा? हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। समझ आ रहा बात? स्कल समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है डाइकॉन्डाइल स्कल वगैरह क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर अपन देखते हैं बेटा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो 2 बोन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बस समझना है अपने को। देखो डायग्राम से अच्छा ना ये बोन से समझ आता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं बेटा? 26. 26. 26। ठीक है, देखो ये एक वर्टिब्रल कॉलम बोन है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा बोन है, फर्स्ट वर्टिब्रा। ठीक है, तो फर्स्ट और बाकी वर्टिब्रा में जो डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि वो एग्जाम में आता है। ये एक वर्टिब्रल बोन है, ठीक है, ये वर्टिब्रल बोन है, मे बी ये थोरैसिक वर्टिब्रल बोन है ये। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पर एक छेद है छोटा सा, दिख रहा है ये? Yes, sir. हाँ, ये यहाँ से क्या पास होगा?
क्या पास होगा यहाँ से? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यह ध्यान दो कि ये जो वर्टिब्रल बोन है इसके बीच में आपको एक ओपनिंग मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस कैनाल को क्या बोलते हैं जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है? Neural canal. सेंट्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल? न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल है ना, ये क्या है हमारा? न्यूरल कैनाल। समझ आ रहा है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होगा और ये बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है। बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा क्या होता है कि एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा वर्टिब्रा इस बॉडी के सपोर्ट से अटैच रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऐसे ही एक और मैं वर्टिब्रा अगर दिखाऊं तो ऐसा, तो ये एक दूसरे से ऐसे अटैच रहता है, एक दूसरे से ऐसा अटैच रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ये ऐसा अटैच अगर है तो आप लोग अगर देख सकते हो कि ये जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से ऐसा ये जुड़ा रहेगा, जुड़ा नहीं रहता है। इनके बीच में एक स्पेस है, दिख रहा है आप लोगों को? एक छोटा सा स्पेस आपको मिलेगा ये दोनों वर्टिब्रा के बीच में। तो यहाँ पर क्या रहता है? इस स्पेस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना स्लिप डिस्क हो गया, आप लोग सुने ऐसा कभी? स्लिप डिस्क हो गया ऐसा करके, हैं? Yes, सुने? sir. स्लिप डिस्क हो गया, तो वो स्लिप डिस्क क्या होता है बेटा? इन दोनों के बीच में ऐसा इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है ना? और ये डिस्क कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई कूद गया, होशियारी मार रहा है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से जंप मार दिया, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो ये क्या होता है? वर्टिब्रा है, ऊपर से कोई कूदा अगर खड़े होकर के ऐसे शक्तिमान टाइप का आके कूद गया, ठीक है, तो सीधा सीधा जैसे ही कूदेगा तो क्या होगा? उसके रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन होगा, जैसे ये कंप्रेस होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क फट से रप्चर हो जाता है, फट जाता है। तो इसके आसपास क्या है बेटा? पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकलता है यहाँ से, हम लोग देखें ना, स्पाइनल नर्व निकलता है, वो कंप्रेस हो जाता है, तो जो भी सिग्नल है वो आना जाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है ना, वो कौन से जगह किसके बीच में होता है? तो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। तो एक आप लोग अगर पढ़ोगे तो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा आप लोग एक वर्ड पढ़ोगे, बॉडी होता है ये, ठीक है, जो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जुड़ता है, उन दोनों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है, दैट इज बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को, है ना? और इसके बीच में क्या रहेगा भैया? एक स्पेस रहेगा जहां से क्या पास होगा? क्या पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे बेटा, ये वर्टिब्रा और इस वर्टिब्रा में एक डिफरेंस है। हालांकि दोनों ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना? आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? क्या उसके पास मिसिंग लग रहा है? बॉडी नहीं है। इसके पास बॉडी नहीं है, ऐसा बॉडी नहीं है, ठीक है, और ऐसा सिर्फ एक ही वर्टिब्रा में पाया जाता है, दैट इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एटलस। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ और आके अटैच होता है, ठीक है, और इसी के ऊपर हमारा स्कल बोन रेस्ट करता है, ऐसा। इसी के ऊपर हमारा ये जो कॉन्डाइल है, ये दो कॉन्डाइल का फेसेट देख रहे हो आप, कॉन्डाइल को जोड़ने की जगह है ये, ठीक है, तो ये ऐसा जो है अटैच होगा, ये ऐसा अटैच होता है यहाँ पर। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? ये ऐसा अटैच होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है? ये ऐसा अटैच होता है। अब यहाँ पर जो मेरा बताने का मकसद है कि यहाँ पर बॉडी नहीं होने से क्या फायदा होगा? अगर यहाँ बॉडी सर होता, अगर यहाँ पर सर बॉडी होता, हाँ बोलो बेटा। सर मिथिलेश मैसेज कर रहा है, बोल रहा है उसको हाँ अंदर लेने के लिए। हाँ, हो गया, मैं कर लिया। हाँ, अगर यहाँ बॉडी होता तो आप लोग कभी भी हेड को ऐसे रोटेट नहीं कर पाते। अगर एटलस में बॉडी होता तो आप कभी भी ऐसे रोटेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? एक ओडोंटोइड प्रोसेस इस बॉडी की जगह पर क्या अटैच होता है? इस बॉडी की जगह पर क्या क्या अटैच होता है? तो ओडोंटोइड प्रोसेस, ठीक है, और ये जो जगह है इसको ओडोंटोइड फोसा बोलते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा डीप है, अपने को खाली ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्रा को एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस में एक लंबा सा एक हड्डी का बोल सकते हैं इलोंगेशन रहता है, ठीक है, प्रोट्रूबरेंस रहता है, जो यहाँ आके ऐसे जुड़ेगा, और जब भी आप स्कल को ऐसा रोटेट करते हो तो ये इसी में ऐसा रोटेट,
पूरा स्कल, समझ रहे हो? मान के चलो कि ये हाथ मेरा स्कल है और ये फर्स्ट बोन है, ये ऐसा अटैच है, तो ये ओडोंटोइड प्रोसेस के कारण हम ऐसा 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 रोटेशन कर पाते हैं। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना बेटा, एटलस में बॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है, और एक्सिस में क्या प्रोसेस रहता है? एक्सिस में क्या प्रोसेस रहता है जी? ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटोइड प्रोसेस। चलिए ठीक है, तो ये तो हमारे इसका इतना हो गया क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रिब्स है, रिब, ठीक है, मैं सबको एक साथ मिला के बता दे रहा हूं। ये रिब है बेटा, रिब में वर्टिबल बोन में जुड़ता है, और दूसरा हिस्सा कहाँ जुड़ता है रिब का? रिब ऐसा। इधर देखो, रिब ऐसा है ना, ये बेंड है रिब, रिब ऐसा होगा, ऐसा, ये रिब ऐसा रहता है, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो एक हिस्सा स्टर्नम से जुड़ेगा हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू, और दूसरा हिस्सा जो रहता है कहाँ जाके जुड़ेगा? वर्टिबल कॉलम में, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम में ऐसा जुड़ने के लिए इसके पास दो फेस होता है। आप लोग एक वर्ड पढ़ोगे बाइसिफेलिक, ह्यूमन का जो रिब है वो बाइसिफेलिक होता है, मतलब वर्टिबल बोन में जुड़ने के लिए दो फेस होता है, एक फेस ये, एक फेस ये, तो ये ऐसा आके बाइसिफेलिक यहाँ पर आके ऐसा जुड़ता है। समझ आ रहा बात? ये ऐसा है, ऐसा रहता है, ऐसा बाइसिफेलिक, ठीक है, ये बाइसिफेलिक। तो ये बाइसिफेलिक होता है, यहाँ पर दो फेस होता है, एक फेस ये हो गया और एक दूसरा फेस, एक ये फेस एक ये फेस। आप लोगों को ध्यान रखना है बाइसिफेलिक क्या होता है, डाइकोंडाइलिक क्या होता है, क्यों होता है, बस एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, बस आपको याद रखना है। तो ये बाइसिफेलिक हो गया क्या? रिब। समझ आया बात? तो बाइसिफेलिक रिब होने का मतलब क्या होता है कि दो फेस होते हैं जो कि वर्टिबल बोन से जाके ऐसे जुड़ते हैं दो पॉइंट से। क्लियर हो रहा है इतना रिब्स का? क्लियर हो रहा है जी कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो तो ये स्कल हो गया, देन उसके बाद रिब्स का देखते हैं बेटा, रिब्स का, रिब्स, रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स। अब यहां से क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक आप लोगों को एक डायग्राम छोटा सा दिखाऊं, ये क्या हो गया हमारा? स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम है। तो रिब जो रहते हैं बेटा, इसको हम दो कैटेगरी में देखते हैं, एक ट्रू रिब। ट्रू रिब्स कितने होते हैं ये आता है एग्जाम में, कितने होते हैं? 7 पेयर्स, नॉट 7। ध्यान रखना, हमेशा पेयर्स में ही लर्न करना, या टोटल नंबर, टोटल नंबर पूछेगा तो 14, और अगर पेयर्स में पूछेगा तो 7 पेयर, तो 7 पेयर जो रहते हैं वो ट्रू रिब्स हैं। फॉल्स रिब कितने होते हैं? 6। 3 पेयर। हाँ, 3 पेयर्स, ठीक है, 3 पेयर्स। एंड एक होता है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, वो कितने होते हैं? 2 पेयर्स। अब एक एक करके देखते हैं ये होता क्या चीज है, फॉल्स रिब, ट्रू रिब, है ना। चलो तो बेटा देखो, ट्रू रिब वो होते हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ते हैं, ध्यान रखना। देखो जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, गलत हो गया, 7, ठीक है। तो ये 7 पेयर्स जो हैं रिब्स के, ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 पेयर जो रहता है, इधर 7 इधर 7, डायरेक्टली किससे जुड़े हैं? स्टर्नम से जुड़े हैं, इसलिए इसको ट्रू रिब बोलते हैं। बाकी 3 को फॉल्स रिब बोलते हैं, देखेंगे फॉल्स क्यों बोलते हैं। 1 2 3, ये है ना, 1 2 3, ये तीनों रिब जो रहते हैं, ये तीनों रिब जो रहते हैं, ये क्या होता है बेटा, इनका जो कार्टिलेज होता है वो 7th रिब से जुड़ता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये तीनों जो है वो ऐसा 7th रिब से जुड़ता है कार्टिलेज के थ्रू। तो ये क्या चीज है? ये हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज,
हैलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो 7th रिब से कार्टिलेज के थ्रू ये तीनों रिब जो रहते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। अच्छा, ये 10 वेंट्रली जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, ये डायरेक्टली 7 और 3 इनडायरेक्टली। लेकिन डॉर्सली किससे जुड़े हुए रहते हैं रिब्स? vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम देखें तो और कितना बचा है? 2 रिब बचा हुआ है, 2 रिब बचा हुआ है ना। ये स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग। अच्छा, सामने की तरफ से ये लोग नहीं जुड़े हैं, मतलब वेंट्रली ये अटैच नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर, अगर यहाँ से आप लेते जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर आपको ऐसा 2 अलग से रिब जो है, जो थोड़े पतले दुबले हैं वो लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत जोर से मत दबा देना, ये जो दर्द हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिब का ये एंड जो ओपन एंड है ना, ये रिब का ये जो ओपन एंड है, ये आपको फील होगा, ये 2 रिब का यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आपका फ्लोटिंग रिब है। लेकिन पीछे से ये कहाँ किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिकल कॉलम है ना। तो ध्यान रखना, ये 12 रिब जो रहता है, 12 रिब आर अटैच्ड, all 12 rib are attached dorsally with vertebral column। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखेंगे, ये बहुत बेसिक है ये। तो ये एग्जाम में आता है कि व्हाट इज फ्लोटिंग रिब, व्हाट इज फॉल्स रिब, व्हाट इज ट्रू रिब्स। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. ठीक है, वेस्ट है ना। अब देखो बेटा, फॉल्स रिब की कैटेगरी में भी क्या होता है बेटा? हम फ्लोटिंग रिब्स को लेते हैं। नाम आपको अलग से पढ़ना है कि ये फ्लोटिंग रिब है ना, फ्लोटिंग रिब है, क्योंकि वो सामने से अटैच नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ट्रू रिब की या फॉल्स की? False rib. फॉल्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ट्रू रिब वही होता है जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा रहता है। स्टर्नम से नहीं जुड़ा है तो चाहे वो इस तरीके से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, वो सबके सब फॉल्स रिब की कैटेगरी में आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? फॉल्स रिब। फॉल्स रिब। और ये सामने का 7 जो है वो यहां से यहां तक ट्रू रिब। क्लियर है? Yes, sir. है ना? ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। मेरे पास स्टर्नम नहीं है, चोरी हो गया, स्टूडेंट लोगों को देता हूँ तो कोई पार कर दिया है। अपने में लगा लिया, हाँ, क्या चीज? अपने में लगा लिया हुआ है। क्या? एक बार दिया था तो मैंडिबल गायब हो करके दिए, एक बच्चा मैंडिबल गायब हो गया था। ठीक है, तो इसमें स्कल में देखोगे तो मैंडिबल नहीं है ना, ये स्कल में आपको मैंडिबल नहीं दिखेगा, ये मैक्सिला बस है। मैंडिबल यहाँ से ऐसे जुड़ता है, लोअर वाला, लोअर जॉ नहीं है। ठीक है, तो वो पार हो गया। और एक बार दिए तो स्टर्नम पार कर दिए, घूम जाता है, तो रख के क्या करेंगे। अभी दिया था, अभी भी लिया हूं मैं, पिछले ही महीने लिया हूँ ये पूरा का, इस तरह से पढ़ाना है करके। अब भगवान जाने इसमें से क्या पार है, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। चलो, हो गया, हटा दो इसको। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा क्या क्या, फोर लिम और हाइंड लिम।
ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है ये, है ना? बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। इसमें से मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जॉइंट्स से आते हैं, बाकी बोन्स जो है उसमें से इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको याद है तो। अब चीजें याद ही नहीं रहेंगी, पढ़ेंगे नहीं तो सब टफ है। फोर लिम में अगर हम देखें क्या क्या रहेगा भाई? ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस, अल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ठीक, चलो तो एक छोटा सा अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं, बोन के थ्रू देखते हैं। जैसे बहुत ज्यादा बोन दिखाने का मतलब नहीं है, काम का नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ पैर का अगर हड्डी दिखाऊं, पैर का, ठीक है, तो इसको एक स्ट्रक्चर देख लो, ये पैर का है। फोर लिम, हाइंड लिम में मेनली आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना रहता है। तो ये दिख रहा है बेटा, ये क्या है? ये हिल है ना, एड़ी बोलते हैं ना अपन लोग, जैसे चलते ऐसा, समझ आ रहा बात? तो ये हो गया बेटा, ये क्या होगा? ये सभी के सभी ये जो बोन है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बोन होगा ये? हाइंड लिम का होता है। ये क्या है? ये हाइंड लिम, ठीक है। तो ये टार्सल हो गया। अब आप देख सकते हो इस टार्सल के साथ में जुड़ा हुआ क्या है? 1 2 3 4 5, क्या है ये? मेटाटार्सल दिख रहा है ये, है ना? और ये क्या होगा भैया मेटाटार्सल के बाद? ये हमारी उंगलियां, ये देख रहे हो, मैं मोड़ रहा हूँ, उंगली को मोड़ रहा हूँ इसका, है? दर्द हो रहा होगा? चलो तो ये क्या है बताओ? अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा 3 बोन है ना, एकदम छोटा छोटा बोन है फेलेंजेस का। 1 2, ये 3, ये दिख रहा है? ये देखो 3 बोन दिख रहा है, 1 2 3, एकदम छोटे छोटे है। कौन सा उंगली का बोन है ये एकदम छोटा? सबसे लास्ट वाला, ठीक है। 3 3 3, और यहाँ पर 2 बोन है, ये कौन सा बोन होगा? किसका बोन है ये? कौन सा फेलेंजेस का? थंब, अंगूठे का। पैर का जो अंगूठा होता है उसमें भी 2 बोन होता है, हाथ का अंगूठा होता है उसमें भी 2 बोन होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा बात? अब देखो मेन ये सब चीज तो ठीक है, मेनली आपको जो समझाना है वो हमारा गर्डल है, ठीक है, मेनली गर्डल्स। गर्डल्स जो है मेन बोन दिखाना है, फिर अपन डायग्राम के थ्रू बाकी सबको देखेंगे। ये कौन सा बोन होगा? ये पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल है बेटा, ये ऐसा रहेगा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डल, ये वाला हिस्सा आप लोगों को मालूम है स्पाइन क्या होता है? आप लोग जब यहाँ छुओगे ऐसा, तो आपको कुछ उठा हुआ दिख रहा है? फील हो रहा है उठा हुआ? ठीक है, जो एकदम पतले दुबले होंगे उनको आसानी दिख जाता है। तो ये जो उठा हुआ है स्पाइन प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर का। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, यहाँ से हमारा हाथ की हड्डी दैट इज आर्म बोन, ह्यूमरस आके जुड़ता है। ये क्या है? क्या है ये? ह्यूमरस आके जुड़ता है। तो एग्जाम में आता है कि ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल के कौन से स्पेस में आके जुड़ता है? ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिनोइड कैविटी। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ये यहाँ से ग्लिनोइड, ये क्या है बेटा? ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पर से आपको ह्यूमरस का हेड मिलेगा, ठीक है। तो ह्यूमरस जो है वो पेक्टोरल गर्डल दैट इज क्लेविकल, ह्यूमरस जो है हमारा हाथ, ये इस क्लेविकल से किससे जुड़ता है? तो कौन सा रहता है डिप्रेशन? क्या बोलते हैं इसको? ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं हिप बोन का, ये हिप बोन है, इननोमिनेट, एक हिप बोन को एक इननोमिनेट बोलते हैं। हिप बोन समझते हो ना आप लोग? ठीक है, कमर की जो हड्डी होती है दैट इज हिप बोन, ये ऐसा रहेगा। ये जो हिस्सा है यहाँ पर से हमारा ज्यादा नहीं समझना है, ये वर्टिबल कॉलम यहाँ से जुड़ता है, ठीक है, ये तोड़ा गया है, इसको वर्टिबल कॉलम जुड़ता है यहाँ पर से। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा? थाई बोन।
ये हमारा थाई बोन है, देखो कितना लंबा है, ठीक है, दिख रहा है ये कितना लंबा है थाई बोन। थाई बोन का ये हेड दिख रहा है कितना गोल सा है, बॉल के जैसा, Yes, sir. ठीक है। तो थाई बोन है बेटा, ये थाई बोन है, थाई बोन का ये हेड है। थाई बोन का हेड दैट इज फीमर का हेड ज्वाइन होता है किसे, पेल्विक गर्डल के डिप्रेशन में, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आया है। एसिटाबुलम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो एसिटाबुलम कहाँ पाया जाता है, बोलो कौन सा बोन है ये, कौन सा बोन है ये, पेल्विक गर्डल बोन, हिप बोन, समझ आया बात। ये पेल्विक गर्डल बोन है, दैट इज इननॉमिनेट और हिप बोन। हिप बोन में आपको एसिटाबुलम मिलेगा, एक डिप्रेशन जिसमें बॉल या हेड ऑफ फीमर, ये थाई बोन है, ये आके ऐसा जुड़ता है, समझ आया। तो ऐसा, तो आप लोग आगे चल के एक ज्वाइंट पढ़ोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या पढ़ोगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, Okay. ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग आसानी से यहाँ देख सकते हो। बॉल, ये क्या दिख रहा है बेटा, किसके जैसा है ये, बॉल के जैसा। ये क्या है, उसका सॉकेट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा बनता है। तो ये आप कैसा है, ऐसा मोड़ते हैं ना, ऐसा, ये ऐसा, ये हाथ पैर को हम आगे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, समझ आ रहा बात आप लोगों को, ये ऐसा क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट है, बॉल एंड सॉकेट। अब ये तो एक बॉल एंड सॉकेट हो गया, हाथ में भी हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, बॉल के जैसा दिख रहा है, बॉल के जैसा, Yes, ठीक है sir. है ना। तो ये एक बॉल है, तो जरूर इसका सॉकेट भी होगा, ये सॉकेट है, ग्लिनॉइड कैविटी, है ना। तो ये कौन सा बोन हो गया हमारा, जो इसके साथ जुड़ रहा है ऐसा, ये सॉकेट, ऐसा सॉकेट रहता है पूरा, है ना, कार्टिलेज रहेगा, फाइबर्स रहेंगे, ये पूरा। ये कौन सा ज्वाइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, समझ आ रहा है, ऐसा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये हमारा आर्म का बोन है बेटा, ऐसा, ये ऐसा, ये लेफ्ट आर्म बोन है, ये ऐसा, क्योंकि इसका जो बॉल है वो अंदर की तरफ है ना, ऐसा। तो ये क्या है बेटा, हमारा बॉल एंड सॉकेट। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है, यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलेगा, और जो हमारा हिप जॉइंट होता है, फीमर पैर की हड्डी, थाई बोन, और हमारा पेल्विक गर्डल, इन दोनों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसा, दैट इज बॉल एंड सॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को, ठीक है। Yes, sir. अब ये वाला जो हिस्सा है, ये तो जुड़ा इससे, अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जुड़ता है बेटा हमारा क्लेविकल और कॉलर बोन, ठीक है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है। ये मैं रफली सब एक साथ बता रहा हूँ। ये हमारा कॉलर बोन है, एस शेप्ड बोन होता है, ठीक है, ये ऐसा जुड़ा है, और ये ऐसा जुड़ता है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा फोरलिम्ब है, हाथ है, ये पूरा का पूरा हाथ जो है क्लेविकल से जुड़ा। क्लेविकल जो रहता है वो किससे जुड़ा, कॉलर बोन, क्या बोलते हैं इसको, कॉलर बोन से, है ना, कॉलर बोन से जुड़ा। तो ये हमारा हो गया बेटा स्केपुला, ठीक है, कॉलर बोन, और ये हाथ। तो हमारा हाथ कौन सा पार्ट हो गया, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्केपुला, देन ये क्लेविकल, है ना। और ये जो क्लेविकल होता है, कॉलर बोन, ये जाके जुड़ता है हमारा स्टर्नम से, डायग्राम मिटा दिया, स्टर्नम से। तो ऐसे ये तीनों मिल करके क्या करते बेटा, ऐसा ऐसा जाकर के जुड़ेंगे हमारे स्टर्नम से, और ये पूरा का पूरा किसका पार्ट हो जाता है, अपेंडिकुलर का, और वो एक्सियल। तो मेनली इन सभी में अगर देखें तो ये और ये, इनमें से सिर्फ ये बस कॉलर बोन जो रहता है वो स्टर्नम से जाके ऐसा जुड़ता है और एक्सियल से जॉइंट बनाता है। क्लियर हो रहा है बात ये,
सर एक्रोमेनियन प्रोसेस किसको बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस जो रहता है बेटा यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको एक्रोमियन प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस जो रहता है ना, ये एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा। क्लियर है? ये स्कैपुला में ही मिलता है। चलो, तो देखो जैसे ना, ये हिस्सा जो है ऐसा पीठ वाला हिस्सा, ये स्पाइन दिख रहा है आपको, स्पाइन, ये स्पाइन दिख रहा है, ये स्पाइन ही कंटिन्यू होता है और ये प्रोसेस बनता है, ठीक। इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ऐसा ये स्पाइन से कंटिन्यू छूते हुए आगे बढ़ोगे तो ये प्रोसेस एक्रोमियन। तो ऐसे ध्यान रखना है, वैसे आता नहीं है बहुत ज्यादा। Yes, sir. चलो, तो अब इसमें कुछ पढ़ने लायक बचता नहीं बेटा, बोन एक बार बता दिया ना मैं, इसमें पढ़ने लायक कुछ बचता नहीं है। एक बस प्रोसेस है, उसको अपने को देखना है छोटा सा। आपको मैं हिंज जॉइंट भी बता रहा हूँ इसी में। देखो, ये कौन सी बोन है? ये कौन सी बोन है? ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है, ठीक है। ह्यूमरस किससे जुड़ता है? स्कैपुला। ग्लेनॉइड। स्कैपुला, ह्यूमरस यहां से जुड़ेगा स्कैपुला से, और नीचे किससे जुड़ेगा? अल्ना से, रेडियस से नहीं, अल्ना से। ध्यान रखना, ह्यूमरस सिर्फ अल्ना से जुड़ता है, रेडियस से नहीं। रेडियस इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। देखो, ये हमारा कौन सा बोन है बेटा? ह्यूमरस है। ये हेड किससे जुड़ेगा? ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ध्यान रखना, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये किससे जुड़ेगा? अल्ना से, ठीक है। तो एग्जाम में आता है ह्यूमरस और अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो ये सब मैं एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अल्ना से ये ऐसा जुड़ता है, इधर देखो, ये अल्ना से ऐसा जुड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा जॉइंट है बेटा, ठीक है, ये ऐसा जॉइंट, ठीक है। चलो, अब ये आप लोग अगर इसको मैं ऐसा मूवमेंट करो, ये ऐसा हाथ है ना, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा है। अब मैं इसको ऐसा मोड़ूंगा, ये ऐसा मुड़ेगा, ये मुड़ा, लेकिन हम इससे ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते, मालूम है। हाथ को स्ट्रेट करने के बाद हम पीछे इसको नहीं ले जा सकते। अब कई लोग थोड़ा सा कलाकार होते हैं, कर लिए, अलग बात है, इसको हम पीछे नहीं ले जा सकते, ठीक है। कारण क्या होता है कि अगर आप, ये सामने का हिस्सा है, अल्ना है, ये ह्यूमरस है, सामने की तरफ देखोगे आप, ऐसा रोटेशन के लिए इसके पास जगह होता है ऐसा, ठीक है, ये जगह होता है। लेकिन पीछे की तरफ अगर मैं इसको ऐसा बेंड करूं, ये हम कोहनी को मैं ऐसे बेंड किया हूं ना, ध्यान देना, जैसे ही मैं इसको ऐसे खोलूंगा, ये ओपन हुआ, इसका जो नॉच होता है ओलिकोरेनियन प्रोसेस, ये ओलिकोरेनियन फोसा ऑफ द ह्यूमरस के साथ जाके ऐसा अटैच हो जाता है और ये लॉक हो जाता है। देख रहे हो बेटा आप लोग, यहाँ पे ऐसे लॉक हो गया ये। अब इससे ज्यादा ये पीछे नहीं जाएगा। ये अगर पीछे जाएगा भी, देखो ये लॉक हो गया पूरा चारों तरफ से, इधर देखो ये लॉक हो गया, ठीक है। अब अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो क्या होगा? इसको और पीछे करने की कोशिश करोगे, हाँ, डिसलोकेट, जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। ये जॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जॉइंट जो है डिसलोकेट हो जाएगा। तो अगर इसको ये एकदम लॉक हो गया, अब इससे ज्यादा हम पीछे इसलिए नहीं ले जा पाते। अब कोई फ्लेक्सिबिलिटी है तो भले जॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, वो अलग बात है, बट ये हम इसको बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दो चीजें हमको देखना रहता है कि जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो कौन सा प्रोसेस, अल्लाह का कौन सा, ए बेटा इसको बंद कर दो, पायल थोड़ा म्यूट कर दो, बहुत साउंड साउंड आ रहा है आपका। हाँ, जब हम
एक्सटेंड करते हैं हाथ को जब खोलते हैं इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो olecranon process of ulna fits into olecranon fossa of the humerus। क्लियर हो रहा है? जब हम फोर लिम्ब को एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड मतलब खोलते हैं, तो क्या होगा, olecranon process of ulna जो रहता है वो फिट्स इनटू olecranon fossa of the humerus। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इसको बेंड करते हैं, हाथ को ऐसा बेंड करते हैं, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये olecranon प्रोसेस हो गया, ये कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। तो कोरोनॉइड प्रोसेस जो रहता है ये जाकर के ऐसा, देखोगे आप यहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ पर एक गड्ढा है, देखो ये पीछे वाला olecranon फोसा हो गया, और यहाँ पर भी एक फोसा है, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. ठीक है, ये गड्ढा दिख रहा है ना। तो ये कोरोनॉइड फोसा होता है, कोरोनॉइड फोसा। तो यहाँ पर कोरोनॉइड प्रोसेस जाकर के ऐसा बेंड हो गया, इसीलिए एक लिमिट तक ही हम इसको बेंड कर पाते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक ही हम इसको बेंड कर पाते हैं। अगर कोई इसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, ऐसा कोई आ गया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये ज्यादा बेंडिंग होगी, तो फिर जॉइंट ऐसा, जॉइंट देखो यहाँ पर एकदम फिट है ना, एकदम फिट है, जॉइंट डिस्लोकेट हो जाएगा, जॉइंट जो है वो डिस्लोकेट हो सकता है, और बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो कोरोनॉइड फोसा फिट्स इन कोरोनॉइड, कोरोनॉइड प्रोसेस फिट्स इन कोरोनॉइड फोसा। जब हम ये करते हैं, मैं सब में नोट्स में दे दूंगा आपको। और olecranon प्रोसेस फिट्स इनटू olecranon फोसा ऑफ द ह्यूमरस। कब होगा ये कब होगा, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। olecranon का प्रोसेस वाला जो है वो कब होगा, एक्सटेंड करने पे, और कोरोनॉइड का कब होगा, जब हम इसको बेंड करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, सर बोलो। नो नो सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे हाथ को आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो ना, क्योंकि इसका सॉकेट ही वैसी बना है, इसका स्ट्रक्चर ही वैसी बना है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बस आप देख सकते हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही है ना, एक ही एक्सिस में हो रहा है। तो इस टाइप के जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट। समझ आ रहा है, ये मैं एक साथ बता रहा हूँ, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट का अगर क्वेश्चन आता है, जो कि आता ही है, हिंज जॉइंट में मूवमेंट कितने एक्सिस में पॉसिबल है, वन एक ही एक्सिस में, मतलब एक लाइन पे बस, एक प्लेन पे बस बोल सकते हो, एक एक्सिस में बस पॉसिबल है। लेकिन अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्वेश्चन आता है, तो बेटा कितने एक्सिस में पॉसिबल है बॉल एंड सॉकेट का? दो। तो अभी बता रहा हूँ आपको, दो या कितना है, ये हिप गडल है, ये थाई बोन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। एक ये हो गया, ऐसा हो ही सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है, क्या ये मैं ऐसा तिरछा कर सकता हूँ, देखो ये एक हो गया, क्या ऐसा तिरछा कर सकता हूँ, हो रहा है ना, Yes, sir. तिरछा हो रहा है। यस सर, अब ऐसा कर सकता हूँ, यस सर Yes, sir. ये देखो, तो ये क्या, कितना एक्सिस है ये, 3 axis. मल्टीपल एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस। समझ आ रहा है, देखो गोल गोल घुमा रहा हूँ ऐसा। कई लोग जो जिम्नास्ट होते हैं, ऐसा पैर को ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा ऐसा, ये देखो ना मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, ये मैं ऐसा ऐसा तिरछा ऐसा कैसा भी करके कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल एक्सिस में मूवमेंट या रोटेशन पॉसिबल होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ध्यान रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप मैक्सिमम मल्टीपल मूवमेंट, मल्टीपल एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल होता है। समझ आया क्यों, क्योंकि बॉल है, घूम रहा है, बॉल है घूम रहा है, कहीं भी घुमाओ। समझ आ रहा बात। तो हाथ और पैर में जो शोल्डर एंड पेल्विक गडल होता है, उसमें मल्टीपल एक्सिस में रोटेशन पॉसिबल होता है। बात यह है कि हम नहीं करते हैं, इसलिए पैर का नहीं हो पाता है, बट पैर से भी मल्टीपल एक्सिस में रोटेशन होता है, लाइक हाथ के जैसा, ये हाथ ऐसा, ठीक है। समझ आ रहा बात। तो ये बॉल एंड सॉकेट का कमाल है। और हिंज जॉइंट में क्या होता है ना, एक ही एक्सिस में से पॉसिबल होता है, जैसे ये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, तो ये यहां से नहीं होता है, ये रेडियस और अल्ना के बीच का जो जॉइंट है ना, उसके कारण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना ये।
जॉइंट। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो और कुछ बचा है क्या इसमें? हाथ पैर का हो गया हमारा, ठीक है। रिब्स मैंने बता दिया, स्टर्नम मैंने बता दिया है, बेसिक बेसिक जो स्टर्नम का होता है, ठीक है। रिब्स का होता है, पेल्विक गडल हम देख लिए, स्कैपुला देख लिए, पेक्टोरल गडल देख लिए, ठीक है। अब मेनली हमको जो पढ़ना है वो है जॉइंट्स, ठीक है, कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, जॉइंट्स कैसे फॉर्म होता है, कोई भी जॉइंट हमारे बॉडी में कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है ना, और उसके एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब नीट में आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो जॉइंट तो बता दिया है, एक हिंज जॉइंट और एक आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसका एग्जांपल भी आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे बेटा। टेस्ट आएगा टेस्ट में देना है कि नहीं बताओ आप लोग। पेपर तो बन गया है ना फिर। वो तो मेरे ऊपर है, ऑनलाइन में तो मैं भी डाल दूंगा 2 मिनट। सर। तो यहाँ इसको इसको पढ़ लेना, मैं एकदम इजी क्वेश्चन पूछूंगा, और आखिरी तक का पूछने का मेरा मकसद ये रहता है कि अगर मैं आज की क्लास का एक क्वेश्चन भी नहीं दूंगा तो आप लोग पढ़ोगे भी, इसको छोड़ दोगे, और एक बार छोड़े तो चीजें स्किप हो जाती है। तो बेटर एक रीडिंग कर लेना, मैं एकदम 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दूंगा आज के टॉपिक का, और बहुत ही इजी दूंगा, बेसिक दूंगा, बहुत टफ चीज अपन तो देंगे नहीं, ऐसे भी आज कुछ टफ वाला काम तो था ही नहीं, ठीक है। मेनली मसल से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल, बोन से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर मैं बोन दिखा दिया हूं आप लोगों को तो बेटा और आसानी से समझ आता है, थ्योरी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सर हाँ बोलो। टेस्ट हो गए जो संडे को, वही ऐप से हो गए? ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, एसटी एजुकेशनल एकेडमी का, ठीक है, ऐप से ही लेंगे आप, ठीक है। यस सर। है ना, ऐप से लेंगे। आज सब लोग ऐप डाउनलोड कर